गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 12 केमिस्ट्री में हम हैलोजिनेशन रिएक्शन के थ्रू हैलो एल्केन का प्रिपरेशन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के पहले मैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूंगा, फिर मैं रिएक्शन को बताऊंगा और लास्ट में इसका मैकेनिज्म बताऊंगा और उसके बाद भी कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको समझाऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बेटा जो हैलोजिनेशन रिएक्शन के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सब आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, फिर यहाँ पे एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ कि ये जो रिएक्शन है ये एल्केन के द्वारा होती है। ये एल्केन की रिएक्शन, ठीक है, एल्केन की रिएक्शन है। एल्केन क्या होते हैं जिनका फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, लाइकेट मेथेन एथेन प्रोपेन। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जो रिएक्शन होती है एल्केन पर वो होती है X2 मतलब हाइड्रोजन की। ठीक है, हाइड्रोजन कौन कौन से होंगे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। उसके बाद ये रिएक्शन जो होती है वो सनलाइट के प्रेजेंस में होती है। और बेटा मैंने बताया था कि सनलाइट के प्रेजेंस में एक चीज याद होगी अगर आपको, तो मैंने बताया था हेल्पर के बारे में। हेल्पर के बारे में बताया था मैंने कि जब कभी भी हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, परऑक्साइड और फ्री रेडिकल, जब कभी भी ये पांच चीजें आपको दिखेंगी ना तो वो रिएक्शन जो होगी वो फ्री रेडिकल रिएक्शन हो जाएगी, मुक्त मूलक रिएक्शन हो जाएगी। ये मैंने बताया था आपको। ठीक है, और होमोलिटिक क्लीवेज होगा बेटा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब फ्री रेडिकल रिएक्शन हो रही है तो होमोलिटिक क्लीवेज ही होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो एल्काइल हैलाइड होगा, RH होगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। मतलब रिएक्शन एल्केन पर होगी, किसकी होगी? X2 की, सनलाइट की प्रेजेंस में होगी, होमोलिटिक क्लीवेज होगा। ये जो रिएक्शन होगी वो फ्री रेडिकल रिएक्शन के, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, याद रखिएगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और लास्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा होगा RH। ठीक है, यहाँ पर तो कई सारे जो आपके हैलो एल्केन होते हैं उनका मिक्सचर मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है वो हम अभी जब मैकेनिज्म देखेंगे तब अच्छे समझ में आएगा। सो बेटा ये हमारे सामने रिएक्शन लिखी है। ये रिएक्शन क्या है कि जो आपका मेथेन है, मेथेन पर जब हमने क्लोरीन की रिएक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहाँ पर जो एक Cl था उसने इस CH4 के एक H के साथ में मिलकर Cl बनाया, और जो यहाँ पर बचा CH3 वो Cl के साथ मिलकर CH3Cl बना दिया। ये रिएक्शन यहाँ पे रुकती नहीं है क्योंकि यह फ्री रेडिकल रिएक्शन है, आगे बताऊंगा अभी। तो क्या होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में ही एक दूसरी यूनिट Cl2 की आती है और CH3Cl के ऊपर अटैक करती है। क्या होता है, HCl अलग हो जाता है और CH2Cl2 बन जाता है। उसके बाद CH2Cl2 के ऊपर फिर से Cl2 की रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, CH3। ठीक है, जिसको हम क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, इसी क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, इसी कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, और ये रिएक्शन फाइनली हमको जो मिलता है वो CCl4 यहाँ पर आके रिएक्शन लगती है। ठीक है, रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पे आके रुकती है। किस प्रकार से रिएक्शन आगे प्रोसीड करती है ये हम अभी आपको मैकेनिज्म बताते हैं। ठीक है, तो बड़ा जो रिएक्शन सबसे पहले वो देखते हैं। तो ये हमारी रिएक्शन होता कैसे है इसको देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो इनिशियल स्टेप है उसको देखते हैं। ब्लड रिएक्शन स्टार्ट कैसे होती है? बेटा किसी भी रिएक्शन के 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले तो इनिशियल स्टेप, दूसरा प्रोपगेशन स्टेप, तीसरा होता है हमारा टर्मिनेटिंग स्टेप, कि वो टर्मिनेट कैसे कर रही है, खत्म कैसे हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे इनिशियल स्टेप। ठीक है, तो इनिशियल स्टेप में क्या होता है कि सबसे पहले ये जो आपका Cl2 होता है, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, इसके ऊपर सनलाइट जब पड़ती है तो बड़ा क्या होता है, Cl का फ्री रेडिकल बनके तैयार होता है। समझेगा, जो Cl2 था उसके ऊपर जब सनलाइट पड़ी तो क्या हुआ, Cl का मुक्त मूलक बनके तैयार हो गया। अब ध्यान समझिएगा, ये जो आपके पास CH3H, मैं इसको CH4 को ऐसे लिखूं, कोई दिक्कत है नहीं है। फिर मैंने क्या किया, जब इस पे Cl के फ्री रेडिकल रिएक्शन करवाई तो यहाँ पर ये जो Cl का मुक्त मूलक होगा ये CH4 का, इसका भी होमोलिटिक क्लीवेज करा देगा। ठीक है, क्योंकि इसका भी होमोलिटिक क्लीवेज हुआ है। ठीक है, तो ये जो होमोलिटिक क्लीवेज होगा इसका, तो इससे तुम्हारा बनेगा, और ये जो H का देखो यहाँ से क्या क्या बनेगा, यहाँ से CH3 का मुक्त मूलक बनेगा और H का मुक्त मूलक बनेगा। ध्यान समझना, तो क्या होगा, ये जो Cl होगा H के साथ में जुड़कर
HCl की फॉर्म में अलग हो जाएगा और यहाँ से बन जाएगा हमारा CH3 का मुक्त मूलक। अब बेटा आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर आपने ये Cl को यहाँ CH3 क्यों नहीं जोड़ा, अगर ऐसा जोड़ा तो तुमको डायरेक्ट यहाँ पे प्रोटॉन मिल जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये जो H होगा ना यहाँ पे हाईली अनस्टेबल होगा, ठीक है ना, इसकी अपेक्षा में ये ज्यादा अनस्टेबल होगा, तो इसलिए Cl का जो मुक्त मूलक होगा ये इसको पहले सपोर्ट करने जाएगा, इसको नहीं। क्लियर? तो इस वजह से क्या होगा, ये CH3 का मुक्त मूलक बनके यहाँ पे तैयार हो गया। और ये जो CH3 का मुक्त मूलक होगा, समझिएगा, ये जो CH3 का मुक्त मूलक होगा, ठीक है, ये एक अदर स्पीशीज जो होगी, क्योंकि आपको पता है बेटा कि Cl का आपने एक यूनिट तो लिया नहीं है, एक अर्थ तो लिया नहीं है, आपने वहां पे बहुत सारे, जैसे अगर आपने एक मोल भी लिया है ना बेटा, तो एक मोल की वैल्यू आपको पता है 6.022 into 10 की पावर 23, मतलब इतने वहां पे मॉलिक्यूल्स होंगे, समझिएगा। तो वहां पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, तो एक ये मुक्त मूलक जो CH3 का है, ये इसे इसका होमोलैटिक क्लीवेज करवाएगा, ठीक है। इसका होमोलैटिक क्लीवेज जब होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, Cl का मुक्त मूलक, और Cl के मुक्त मूलक के साथ में जब जुड़ेगा तो क्या बनेगा, CH3Cl, और देखिए यहाँ पे Cl का एक मुक्त मूलक बच जाएगा, समझेगा। ये Cl का मुक्त मूलक जो होगा, अब देखिएगा बहुत ध्यान से, ये जो Cl का मुक्त मूलक होगा, अब ये जो है हो सकता है कि एक नई स्पीशीज के ऊपर अटैक करे जाके, ऐसा हो सकता है ना कि ये इसके ऊपर अटैक करे जाके, क्योंकि इसकी बहुत सारी यूनिट पड़ी अंदर, और ऐसा हो सकता है कि ये इसी के ऊपर जाके अटैक करे, सॉरी, और ऐसा भी हो सकता है कि ये इसके ऊपर अटैक करे जाके, ठीक है। तो दोनों कंडीशंस को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बेटा जैसे ये Cl का मुक्त मूलक जो होगा CH3Cl के ऊपर अटैक करेगा, तो क्या होगा, यहां से फिर वही होगा कि यहां से एक H हटेगा, Cl डॉट के साथ में जाएगा, और यहां से बनेगा क्या, CH2Cl का मुक्त मूलक, ठीक है, CH2Cl का मुक्त मूलक। और ये CH2Cl होगा, ये फिर से क्या करेगा, ये फिर से इसका होमोलैटिक क्लीवेज करवाएगा, और होमोलैटिक क्लीवेज कराने के बाद क्या होगा, ये क्या करेगा, इसका फिर से मुक्त, ठीक है। तो यहां से हमारे पास CH2Cl2 बनके तैयार हो गया। ये जो CH2Cl2 होगा और साथ में Cl का फ्री रेडिकल भी बनके तैयार हो जाएगा। ये जो Cl का फ्री रेडिकल होगा, ये Cl का फ्री रेडिकल फिर से क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। और ये हमारे पास CHCl2 का एक फ्री रेडिकल बनके तैयार हो जाएगा। CHCl2 का जो फ्री रेडिकल होगा फिर से क्लोरीन के ऊपर रिएक्शन करेगा, ठीक है, इसका होमोलैटिक क्लीवेज कराएगा, देखिए रिएक्शन ऐसी प्रोसीड आगे होती रहेगी, ठीक है ना। समझे बेटा। तो ये रिएक्शन इस प्रकार से इसका मैकेनिज्म है, ठीक है। अब लास्ट में ये इसका प्रोपोगेशन स्टेप है। लास्ट में अब क्या होगा कि टर्मिनेटिंग स्टेप के बारे में हम बात करेंगे। बेटा टर्मिनेटिंग स्टेप का मतलब है कि रिएक्शन खत्म कैसे होगी, ठीक है ना, रिएक्शन खत्म कैसे होगी। तो ये तो इसका था इनिशियल स्टेप, प्रोपोगेशन स्टेप, कि इस रिएक्शन किस प्रकार से चली। अब लास्ट में देखेंगे इसका टर्मिनेटिंग स्टेप, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग स्टेप देखिए मेरा फॉर्मूला से, बट देखिए आपको पता है कि जो कार्बोकेटायन, कार्बोन आयन, फ्री रेडिकल, ये सभी जो होते हैं वो इंटरमीडिएट स्पीशीज होती है। फाइनल में हमें प्रोडक्ट नहीं मिलता, इंटरमीडिएट स्पीशीज होती है वो नहीं मिलती, ठीक है। तो क्या होगा, जो हमारा टर्मिनेटिंग स्टेप है, देखिए टर्मिनेटिंग स्टेप हमारा, देखिए वहां पे जो Cl
का फ्री रेडिकल मिल रहा है, ऐसा हो सकता है कि Cl के फ्री रेडिकल आपस में मिलके Cl2 का फॉर्मेशन कर ले, हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि वहां पर CH3 का फ्री रेडिकल बड़ा हो और Cl का फ्री रेडिकल बड़ा हो, दोनों आपस में जुड़ जाए और आपस में क्या बना लें, ये दोनों को चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि CH3 का जो फ्री रेडिकल है वो CH3 के फ्री रेडिकल के साथ में कंबाइन होकर CH3 मतलब एथेन बना दें। अब बेटा कई बार पूछ सकते हैं कि हैलोजिनेशन रिएक्शन में एथेन कैसे बनता है, तो बेटा इस प्रकार से एथेन बन सकता है, ठीक है ना। चांसेस हैं, बहुत कम होते हैं बेटा, ट्रेसेस में मिलता है ये आपको ट्रेसेस में मिलता है, बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही लीस्ट क्वांटिटीज की मिलती है, लेकिन मिलता है ना। तो इस वजह से कई बार पूछा जाता है। तो ये बेटा आपका जो प्रिपरेशन था हैलोजिनेशन रिएक्शन के थ्रू, उसका मैकेनिज्म था, ठीक है। सबसे पहले हमने आपको बताया कि इसका इनिशियल स्टेप क्या था, उसके बाद फिर हमने बताया कि इसका प्रोग्रेसिव स्टेप क्या होता है, किस प्रकार से रिएक्शन आगे प्रोसीड करती है, उसके बाद फिर हमने बताया इसका टर्मिनेटिंग स्टेप क्या है और रिएक्शन फाइनली हमारे पास क्या होगा। अब ये हो गया, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि हमको मिक्सचर मिलता है, ठीक है, हमको कई सारे प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलता है, ठीक है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको भी देख लेते हैं, फिर रिएक्शन को यहाँ पे खत्म करते हैं। सो स्टूडेंट, अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट कि ये रिएक्शन जैसे RH है, तो यहां पर कौन सा X लें जिससे रिएक्शन तेजी से हो, समझिएगा। यहां पर X की तरफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये चार है हमारे पास। अब इसमें से मान लीजिए मैं फ्लोरीन है, तब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, जब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, मतलब कौन सी रिएक्शन जल्दी से हो जाएगी। तो बेटा याद रखिएगा, आपको ये पता होना चाहिए, याद कर लीजिए कि जब कभी भी फ्लोरीन के साथ में रिएक्शन होगी तो ये वाइब्रेस होती है, वेरी फास्ट, बहुत ही तेज रिएक्शन होती है, और ये स्लोएस्ट रिएक्शन होती है, ठीक है। ये स्लोएस्ट रिएक्शन बहुत ही स्लो होती है और ये बहुत ही तेज होती है वाइब्रेशन रिएक्शन। तो अब होता ये है, ध्यान समझिएगा, पहला ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि बेटा यहाँ पर R कौन सा लूं मैं जिससे रेट ऑफ रिएक्शन तेजी से हो, मतलब R आपको पता है ये 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री ये होते हैं। मतलब से अगर पूछो बेटा ये बताइए इन चारों में सबसे तेजी से रिएक्शन किस में होगी, तो बेटा आप मैंने बताया 3 डिग्री कार्बोकेटायन होता है, वो मोस्ट स्टेबल होता है, एज वेल एज 2 डिग्री एंड 2 डिग्री एज वेल एज 1 डिग्री। तो बेटा याद रखिएगा जो ज्यादा स्टेबल है रेट ऑफ रिएक्शन उसी में आगे होगा। तो 3 डिग्री जो आपका एल्काइल हैलाइड होगा, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, उसमें ये रिएक्शन तेजी से होगी, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पर R जो है वो 3 डिग्री है तो रिएक्शन ये तेजी से होगी, क्लियर। अब बात आती है कि I की, तो हमने मान लीजिए यहाँ पे लिया RH, ठीक है, हमारे पास ये एल्केन है, हमने क्या किया इस पे I2 की रिएक्शन करवाई, ठीक है। जब फिर हम I2 का रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्यों रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, आपके अनुसार RI बनेगा, समझेगा, और क्या बनेगा HI, क्या बनेगा HI। और बेटा HI जो होता है ये रिएक्शन को बैक कर देता है, HI जो होता है रिएक्शन क्या कर देता है, बैक कर देता है, रिड्यूस कर देता है। जब रिएक्शन बैक हो जाएगी तो प्रोडक्ट आगे बन ही नहीं पाएगा हमारा। तो बेटा लास्ट आते लेगा नहीं, हमने लीकेज प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा, लीकेज प्रिंसिपल के थ्रू अगर हम किसी प्रकार से HI को यहाँ से हटा दें तो HI को जैसे हटा देंगे तो प्रोडक्शन आगे बढ़ने लगेगा। तो इस HI को हटाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर आयोडिक एसिड का यूज किया। तो इस HiO3 ने आयोडिक एसिड ने क्या किया, यहाँ से HI को रिमूव कर दिया और I2 और H2O का फॉर्मेशन कर दिया। अब बहुत ध्यान समझिएगा, अब बेटा ये H2O और I2 इनसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होती रहेगी, ठीक है। तो ये हमारा हेलो एल्केन का प्रिपरेशन था बाई एल्केन, ठीक है, हैलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है।